टमाटर में लाल रंग किस वर्णों के कारण होता है? ग्रुप डी 2018 और एनटीपीसी 2021 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? ओजोन परत वायुमंडल किस परत में पाई जाती है? एनटीपीसी और आरटीए। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल से सीमित पवन पर। दोस्तों, रेलवे का एग्जाम क्लियर करने वाले और फेल होने वाले छात्र में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है और वो है रिवीजन। सिर्फ पढ़ लेने से सरकारी नौकरी नहीं मिलती। जब तक आप खुद को जांचेंगे नहीं तब तक एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन बना ही रहेगा। आज की इस वीडियो में हम रेलवे के जनरल साइंस का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टॉप 15 सवाल करेंगे जो रेलवे ने एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी और जेई में बार बार रिपीट होते हैं। और हाँ, अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और अंत में अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि आपके 15 में कितने सही हुए। तो आज हम रेलवे के पार्ट 2 देखेंगे। टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आपके पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? ग्रुप डी का क्वेश्चन है, एनटीपीसी का क्वेश्चन, बताइए कौन सा होगा? आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होगा? कौन सा आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ना भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, इसका जो कैलोरी मान होता है वो सबसे अधिक होता है, जिससे यह प्रदूषण कम फैलाता है। हाइड्रोजन का कैलोरी मान अधिक होता है जिससे यह प्रदूषण कम फैलाता है। तो पहला का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ से कि एएलपी 2018 और आरआरबी ग्रुप डी 2018 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा आंसर होगा बताओ? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर बेलनाकार दर्पण? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण ना, अवतल दर्पण। देखो, जो अवतल दर्पण होता है ना, जो अवतल दर्पण होता है, जो अवतल दर्पण होता है, देखो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग ना जो डॉक्टर होता है, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर किस किस में? तो नाक, गला, कान। तो जो डॉक्टर होता है ना, नाक, गला, कान की जांच करने के लिए किसका? तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है ना, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। इसके अलावा जो दाढ़ी बनाने वाला हजामत होता है, दाढ़ी बनाने वाले जो हजामत बनाने वाला होता है ना, जो नाई होता है, तो उसके सैलून में जो होता है ना, वो क्या होता है? दाढ़ी बनाने वाला शीशा, वो भी होता है अवतल दर्पण होते हैं, वो भी अवतल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण क्यों होता है? तो क्योंकि उसमें जो प्रतिबिंब जो बनता है ना, प्रतिबिंब बड़ा बनता है। प्रतिबिंब उसमें क्या होता है? बड़ा बनता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ कौन सा होगा? आरआरबी एनटीपीसी 2016 और आरआरबी जेई 2019 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ कौन सा होगा कि शुष्क बर्फ निम्नलिखित में किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ को ना कार्बन डाइऑक्साइड कहा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड कहा था। शुष्क बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड कहा था। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन कि टमाटर में जो लाल रंग होता है, टमाटर में लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? पिगमेंट के कारण होता है। बताओ कौन सा होगा? कौन सा आंसर होगा? तो टमाटर में लाल रंग किस पिगमेंट या वर्ण के कारण होता है? तो कौन सा होगा? तो जो होता है ना, किसके कारण होता है? तो वो लाइकोपीन के कारण होता है ना। कौन सा होता है? लाइकोपीन के कारण होता है टमाटर का लाल रंग। अच्छा चलो एक और बात बताओ, हमको बताओ कि जो हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? पपीता जो पीले रंग का हो जाता है, पपीता जो पीले रंग का हो जाता है वो किसके कारण होता है? मिर्च जो तीखी होती है वो किसके कारण तीखी होती है? इन तीन का में आंसर बताओ कौन सा होगा? इन तीन का में आंसर बताओ कौन सा होगा? तो देखो, जो हल्दी पीली होती है ना, हल्दी पीली किसके कारण होती है? तो कुरकुमीन के कारण। किसके? कुरकुमीन के कारण हल्दी क्या होती है? पीली होती है। और पपीता पीला किसके कारण होता है? तो कैरिकाजेथिन होता है ना। क्या होता है? कैरिकाजैथिन होता है। कैरिकाजैथिन होता है। कैरिकाजैथिन होता है। और जो मिर्च होता है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो वो कैप्साइसिन के कारण होता है ना। कैप्साइसिन के कारण होता है मिर्च का तीखापन। तो याद रखिएगा कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण? तो लाइकोपीन के कारण। और अभी बताया हमने कि हल्दी में किसके कारण होता है? बताओ हल्दी में, तो हल्दी का जो पीला रंग होता है वो कुरकुमीन के कारण होता है। पपीता का पीला रंग कैरिकाजैथिन के कारण होता है। और मिर्च का तीखापन कैप्सिसाइन के कारण होता है। कैप्साइन के कारण होता है मिर्च का तीखापन। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? बताओ। ग्रुप डी 2022 और आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है
तब इसका आंसर कौन सा होगा? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है? 46 होती है। और 46 का एक मतलब कितना होता है? 23 जोड़ा ना, 23 जोड़ा होता है गुणसूत्रों की संख्या। अगला क्वेश्चन बताओ कौन सा होगा? 6 नंबर की प्रकाश का जो रंग होता है नीला, किस घटना के कारण दिखाई देता है? यहाँ से देखो, आरआरबी एनटीपीसी 2022 और एएलपी 2018 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश का जो रंग नीला होता है किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अच्छा, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो अंतरिक्ष होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री को ना जो आकाश होता है ना, वो आकाश काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो होता है ना, वो काला दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर जो होता है वायुमंडल होता ही नहीं है। वहां वायुमंडल वायु वहां वायुमंडल होता ही नहीं है, जिसके कारण वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। समझ गए? और खतरे में किसका उपयोग करता है? खतरे के सिंबल के लिए हमेशा लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य कम और प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर की विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताओ। आरआरबी जेई 2019 और ग्रुप डी 2018 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा होगा? तो किसका किया जाता है? तो एमीटर का किया जाता है ना, अमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना, वो 0 होता है, और एक आदर्श विभवांतर जो वोल्ट मीटर होता है, आदर्श वोल्ट मीटर, उसका जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है ना। और ये जो दोनों फैक्ट हैं वो रेलवे ने बहुत बार अपने पूछे हैं, और ये जो मैंने अभी आपको 7 क्वेश्चनों में जो उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स बताते आ रहा हूँ, और जो आगे 8 क्वेश्चनों में बताऊंगा, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरआरबी ने अपने हर साल पूछा है, बहुत बार पूछा था है। तो ये इंपॉर्टेंट सही फैक्ट है। अगला क्वेश्चन बताओ 13 नंबर कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व सबसे अधिक आवश्यक है? बताओ, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व सबसे अधिक आवश्यक है? ग्रुप डी और एनटीपीसी का क्वेश्चन है। कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कैल्शियम और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन 9 नंबर की ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? एनटीपीसी और आरपीएफ का क्वेश्चन है। बताओ, ओजोन परत किस वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है? जो ओजोन लेयर है किसमें पाई जाती है? तो समताप मंडल में ना, समताप मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। अच्छा, ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का कोई सूत्र बता सकता है? ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है ना, क्या होता है? O3 होता है। अगला क्वेश्चन बताओ, 10 नंबर क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम का सबसे मुख्य अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का सबसे मुख्य अयस्क कौन सा है? देखो, एल्यूमिनियम का अगर पूछ दे आपसे एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होगा, तो कौन सा होगा? बक्साइट ना, बक्साइट, बक्साइट। एल्यूमिनियम का कौन सा हो जाएगा? बक्साइट। अगर टीबी का पूछ दे, शीशा का पूछ दे, तो कौन सा हो जाएगा? गैल्ना। कौन सा था? टीबी का गैल्ना। अच्छा, अगर आपसे एचजी का पूछ दे, मरकरी का पूछ दे, तो मरकरी का कौन सा होता है? सीने बार। मरकरी का कौन सा होता है? सीने बार। जिंक का पूछ दे तो जिंक सल्फाइड। तो देखो बताओ, हमसे किसका पूछा गया है? तो पूछा गया किसका? एल्यूमिनियम का पूछा गया ना, तो एल्यूमिनियम का कौन सा हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा ना। एल्यूमिनियम का कौन सा हो जाएगा? तो बॉक्साइट हो जाएगा। ये याद रखना ना, पीबी का कौन सा होता है? तो गैल्ना होता है, और एचजी का कौन सा होता है? एचजी का तो सीने बार होता है। बताओ, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या बताओ? अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ग्रुप डी का क्वेश्चन 18 और 22 में पूछा गया है कि फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन या एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है ना। फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताओ 12 नंबर कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बताओ, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? एनटीपीसी 21 और ग्रुप डी 2018 का मतलब जो भी क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं, एकदम पार्ट 1 के जैसा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं तो अभी भी आने की बहुत ही संभावना है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अच्छी बताओ कि एसिड का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है ना, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है ना, 7 से अधिक होता है। किसका पीएच मान? तो क्षार का। और अगर उदासीन की बात करें, जो उदासीन होता है उसका कितना होता है? तो 7 होता है ना। उदासीन का जैसे जल हो गया, उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अच्छा, ये बताओ, दो बताना कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा पूछा भी जाता है कि बताओ मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? और एक पूछा था कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? एक पूछा जाता है ना, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, हमने देखा है कि बताओ रक्त का पीएच मान कितना होता है और अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? बताओ, बता सकते हो? देखो, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से क्या होता है?
कम होता है ना, 5.6 से कम होता है ओमनी वर्सा का H1। ये दोनों याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है। अगला क्वेश्चन बताओ, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन क्या एक प्रकार का हार्मोन है और उसकी कमी से बताओ कौन सा रोग होता है? ग्रुप डी 2018 और आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है कि बताओ इंसुलिन हार्मोन कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है ना, डायबिटीज होता है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक प्रकार का मीठा होता है ना, जैसे मीठा खाते हैं ना तो मीठा में इंसुलिन पाया जाता है, और मीठा खाने से सबको पता है कि डायबिटीज होता है। तो कौन सा हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा इसका सही आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन की रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलपी 2018 और आरबी ग्रुप डी के 22 में पूछा गया है कि रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? बताओ रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? तो तृतीय नियम पर आधारित है, और उसे तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन टू रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा, प्रथम नियम को कौन सा कहा जाता है? प्रथम नियम को, न्यूटन के प्रथम नियम को कौन सा कहा जाता है? तो इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है ना, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। और द्वितीय नियम से फॉर्मूला आता है बल का, F बराबर m है ना, F बराबर m एक फॉर्मूला आता है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का 15 नंबर कि जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? एनटीपीसी 2016 और 21 क्वेश्चन है कि जंग लगने पर लोहे पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो हमने इसका आंसर आपको पार्ट 1 में ही बता दिया था कि अगर लोहे पर जंग लगेगा तो उसका जो बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा? उसका वजन बढ़ जाएगा, उसका वजन बढ़ जाता है। देखो जंग लगना क्या है? जंग लगना एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक परिवर्तन में जंग लगना, या फिर इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हो, क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। अच्छा, लोहे को अगर जंग लगने से बचाना है ना, तो जो लोहे को जंग लगने से बचाना है तो उस पर जिंक की क्या होता है सर? जिंक की परत चढ़ा जाती है, जिसे जस्तीकरण कहते हैं ना, जस्तीकरण कहते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना है, जस्तीकरण कहते हैं ना, जस्तीकरण कहा जाता है। अगला देखते हैं। तो वो हमारे 15 सवाल यहाँ पर समाप्त होते हैं। 15 सवाल क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए 5 क्वेश्चन लाए हैं डीपीपी ग्रुप ना। तो दोस्तों ये थे रेलवे साइंस के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जिन्हें हम धांसू कॉन्सेप्ट और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ हमने क्लियर कर लिया है। देखो कमेंट में अपना स्कोर बताना कि आपने कितने सही किया और कितने गलत किया। देखो रेलवे में सरकारी, देखो कोई भी सरकारी नौकरी वो आप प्रैक्टिस से ही ले सकते हो। तो ये जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, हम आपके लिए, आपको सबको पता है कि हम क्या देते हैं, टीवीपी देते हैं। तो यहाँ पे हमने रेलवे सामान्य विज्ञान के 5 आसान अभ्यास प्रश्न दिए हैं। इन 5 का आपको आंसर कमेंट में बताना है कि आपने कितने सही किए। देखो आज की ट्रिक्स और यह क्लास आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना, और पूरी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी विद पवन पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाके अभी देखो और अपनी तैयारी मजबूत करो, क्योंकि सरकारी नौकरी सिर्फ रिवीजन से मिलती है, और सिर्फ रिवीजन से मिलती है। नियमित अभ्यास करोगे और अपनी सफलता को क्या करोगे? सुनिश्चित करोगे ना। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि नियमित अभ्यास करो, अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो प्रैक्टिस से ही सब कुछ है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।